भयंकर गर्मियों का समय हो, पावर ग्रिड पर एयर कंडीशनर का लोड अचानक से कई गुना बढ़ जाए और घरों में पंखों की रफ्तार एकदम से धीमी पड़ जाए। मतलब ये भारतीय पावर ग्रिड्स का एक ऐसा सच है जिससे हम सब वाकिफ हैं, है ना? जी बिल्कुल। घर में सप्लाई होने वाला वोल्टेज 220 से गिरकर 180 वोल्ट तक आ जाता है। ये तो आम बात है। हाँ, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि इसी ग्रिड से जुड़े किसी बड़े अस्पताल के आईसीयू को देखें, जहां लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर चल रहे हैं, या किसी विशाल डेटा सेंटर को देखें, जहां करोड़ों का लेन देन हो रहा है। वहां की मशीनें इस भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव के बावजूद 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती। बिल्कुल। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही समझना है। ये कोई संयोग नहीं है। इन संवेदनशील संस्थानों को बचाने के पीछे एक बहुत ही जटिल तकनीक है, जिसे OLTC यानी ऑन लोड टैप चेंजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। आज हम इसी के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे और समझेंगे कि ये ग्रिड को बिना रुके कैसे चलाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोल्टेज स्टेबिलिटी आज के समय में केवल एक तकनीकी मानक नहीं है, ये एक रणनीतिक आवश्यकता है। मतलब ग्रिड की सुरक्षा का मामला है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ग्रिड पर लोड हर सेकंड बदलता है। जब कोई भारी इंडस्ट्री अपनी मशीन चालू करती है तो पूरे इलाके का वोल्टेज नीचे की तरफ खिंचता है। पुराने समय में इसे सुधारने के लिए NLTC यानी नो लोड टैप चेंजर का इस्तेमाल होता था। नो लोड मतलब बिना लोड के? हाँ, इसका सीधा सा मतलब था कि टैप बदलने के लिए सबस्टेशन में पहले मुख्य सर्किट ब्रेकर को बंद करना पड़ता था। अरे बाप रे, मतलब पूरे इलाके की बत्ती गोल करनी पड़ती थी। बिल्कुल, पूरे इलाके की पावर काटो, फिर एक इंजीनियर मैन्युअल रूप से ट्रांसफार्मर की टैप बदलेगा और तब जाकर सप्लाई दोबारा चालू होगी। लेकिन आज के दौर में, आज के डिजिटल दौर में हम 5 मिनट का पावर कट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही कहा, इसीलिए OLTC की भूमिका इतनी अहम है। ये रनिंग कंडीशन में यानी लोड पर ही बिना पावर कट के वोल्टेज एडजस्ट कर लेता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। NLTC का मतलब है जैसे टायर बदलने के लिए गाड़ी को रोकना। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। और OLTC का मतलब है कि चलती हुई गाड़ी में मान लीजिए कोई फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है और 300 की स्पीड पर मैकेनिक उसका सस्पेंशन एडजस्ट कर रहा है बिना ब्रेक लगाए। क्या बात है, बिल्कुल यही हो रहा है। अगर मैं एक स्पेशलिस्ट टिप दूं तो दोनों के बीच मुख्य अंतर यही कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई यानी निर्बाध सप्लाई का है। OLTC पावर को टूटने नहीं देता। अच्छा, अब जब हम जानते हैं कि ये चलती लाइन पर काम करता है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ये चमत्कार करता है? मतलब इसकी बनावट कैसी है? इसका ढांचा बहुत ही दिलचस्प है। जब आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो OLTC मुख्य टैंक के अंदर नहीं होता। एक मिनट, मुख्य टैंक में नहीं होता? नहीं, ये एक अलग डेडिकेटेड कंपार्टमेंट में होता है। एक ऑयल फिल्ड चेम्बर जो ट्रांसफार्मर के बाहर एक बक्से की तरह लगा होता है। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है अगर दोनों ही जगहों पर ट्रांसफार्मर ऑयल का ही इस्तेमाल होना है तो इसके लिए अलग टैंक और तेल की क्या जरूरत है? मुख्य टैंक में रखने से तो निर्माण की लागत बच जाती ना? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन इसके पीछे विशुद्ध भौतिकी है। देखिए, लोड पर स्विचिंग करने से बहुत भयानक चिंगारी निकलती है, जिसे हम आर्क कहते हैं। अच्छा, स्पार्किंग होती है। हाँ, और वो कोई छोटी मोटी स्पार्किंग नहीं होती। जब हजारों एम्पियर का लोड चल रहा हो और आप कॉन्टैक्ट्स अलग करें तो जो आर्क बनती है उसका तापमान हजारों डिग्री होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल मुख्य रूप से इस आर्क को बुझाने, जिसे आर्क क्वेंचिंग कहते हैं, और गर्मी सोखने के लिए होता है। तो मतलब ये आर्क तेल को जलाती होगी? बिल्कुल। जब ये आग तेल के संपर्क में आती है तो भारी गर्मी के कारण तेल में कार्बन घुलने लगता है, तेल काला पड़ जाता है। अगर ये डाइवर्टर स्विच मुख्य टैंक के अंदर होता, मैं समझ गया। तो वो सारा कार्बन ट्रांसफार्मर के मुख्य तेल को खराब कर देता। एकदम सही पकड़े हैं, मुख्य टैंक का इंसुलेशन फेल हो जाता और शॉर्ट सर्किट से पूरी मशीन जल जाती। इसीलिए उस दूषित होने वाले तेल को एक छोटे अलग चेंबर में कैद रखा जाता है। वैसे भारतीय ग्रिड्स में आम तौर पर इसमें 17 टैपिंग पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, 17 टैप्स? और एडवांस डिजाइन में मैंने पढ़ा है कि 33 तक भी होते हैं। हाँ, बड़े ट्रांसफार्मर्स में 33 टैप्स तक होते हैं। मैंने दस्तावेजों में देखा कि इसके मोटर ड्राइव मैकेनिज्म में एक टैप काउंटर भी लगा होता है। ये तो बिल्कुल गाड़ी के ओडोमीटर की तरह है ना, जो बताता है कि मशीन कितनी चल चुकी है। हाँ,
और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये टैप काउंटर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। ग्रिड इंजीनियर इसी को देखकर तय करते हैं कि OLTC का तेल कब बदलना है। क्योंकि तेल लगातार खराब हो रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ टैप काउंटर ही नहीं, इसके अपने अलग प्रोटेक्शन यूनिट्स भी होते हैं। जैसे इसका अपना अलग बुकोल्स रिले और सिलिका जेल ब्रीदर होता है। मुख्य प्रैंक से अलग। हाँ, क्योंकि टैप बदलते समय गैस तो बनेगी ही, इसलिए इसकी रिले को सर्ज रिले की तरह डिजाइन किया जाता है ताकि वो सिर्फ बड़े फॉल्ट पर ट्रिप हो, नॉर्मल गैस बनने पर नहीं। समझ गया। लेकिन मुझे OLTC के वर्किंग प्रिंसिपल को लेकर एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक उलझन है। बताइए, क्या उलझन है? आप कह रही हैं कि बिना पावर काटे स्विच करना है, लेकिन बेसिक इंजीनियरिंग तो कहती है कि अगर हम चलती लाइन में 2 टैब्स को जोड़ दें तो वो शॉर्ट सर्किट को दावत देने जैसा है। तो ये सुरक्षित रूप से कैसे होता है? पूरा खेल यहाँ टर्न रेशियो का है और इसका मूल सिद्धांत है मेक बिफोर ब्रेक। मेक बिफोर ब्रेक मतलब नया जुड़ने से पहले पुराना टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ताकि लोड करंट ना रुके। मैं आपको इसके रेजिस्टर टाइप स्विचिंग के 5 स्टेप्स समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए अभी लोड टैप 1 से जुड़ा है, ये पहला केस है। ठीक है, टैप 1 चल रहा है। अब कमांड मिलते ही दूसरे स्टेप में सेलेक्टर स्विच सर्किट में कुछ रेजिस्टर्स को ले आता है। मान लीजिए रेजिस्टर 1 सर्किट में आ गया। अब आता है तीसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेप, जिसे ब्रिजिंग कहते हैं। इस पल में लोड क्षण भर के लिए टैप 1 और टैप 2 दोनों से जुड़ता है। 1 मिनट, यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। दोनों टैप से जुड़ गया मतलब शॉर्ट सर्किट? नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे तांबे के तार नहीं जुड़े हैं। वो जो रेजिस्टर्स हमने सर्किट में डाले ना, वो इम्पीडेंस या रुकावट देते हैं। इससे सर्कुलेटिंग करंट सुरक्षित सीमा में रहता है और शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ओह, मतलब रेजिस्टर्स करंट को सोख लेते हैं एक तरह से। हाँ, झटके को संभाल लेते हैं। फिर चौथे स्टेप में टैप 1 से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है और लोड रेजिस्टर 2 के जरिए टैप 2 से जुड़ जाता है। और आखिरी स्टेप? 5वें स्टेप में रेजिस्टर्स सर्किट से बाहर हो जाते हैं और लोड सीधे टैप 2 से जुड़ जाता है। बस हो गया टैप चेंज। मैं इसे विजुलाइज कर पा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल किसी कलाबाज या ट्रैपीज आर्टिस्ट की तरह है ना, जो हवा में दूसरी रस्सी पकड़ने से पहले पहली रस्सी नहीं छोड़ता। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल ट्रैपीज आर्टिस्ट की तरह ही। या फिर जैसे चलती ट्रेन में बिना झटके के पटरी बदल देना। और मैंने पढ़ा कि हर टैप पर जो बदलाव आता है उसे स्टेप वोल्टेज कहते हैं। जैसे 11 kV लाइन पर करीब 300 वोल्ट का बदलाव। ये फाइन ट्यूनिंग का बेहतरीन उदाहरण है। जी बिल्कुल, फाइन ट्यूनिंग ही है। अच्छा, इस जटिल प्रक्रिया को समझने के बाद मेरे पास आपके लिए एक इंटरव्यू स्टाइल सवाल है। अरे पूछिए पूछिए। अगर हम वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं तो ये पूरी टैपिंग हमेशा हाई वोल्टेज यानी HV साइड पर ही क्यों की जाती है, लो वोल्टेज साइड पर क्यों नहीं? लॉजिक के हिसाब से तो लो वोल्टेज को संभालना ज्यादा आसान होना चाहिए ना? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इंजीनियरिंग के नजरिए से ये गलत है। इसके 3 ठोस कारण हैं। मैं एक एक करके समझाती हूँ। हाँ बताइए। पहला कारण है कम करंट। पावर के फॉर्मूले के हिसाब से जहां वोल्टेज ज्यादा होता है वहां करंट हमेशा कम होता है। हाँ, HV साइड पर करंट कम होगा। बिल्कुल। और स्विचिंग के दौरान जो चिंगारी या आर्क बनती है ना, वो वोल्टेज की वजह से नहीं बल्कि भारी करंट की वजह से भयानक होती है। करंट कम होगा तो आर्क कम बनेगी और कॉन्टैक्ट्स की लाइफ बढ़ेगी। क्या बात है, ये तो एकदम सीधा सा लॉजिक है। हाँ। और दूसरा कारण है कंस्ट्रक्शनल ईज यानी ट्रांसफॉर्मर की बनावट। ट्रांसफॉर्मर के अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा लोहे के कोर के बिल्कुल पास एकदम अंदर दबी होती है। अच्छा, अंदर की तरफ होती है। हाँ, अब सोचिए उस अंदर दबी हुई वाइंडिंग से 17 अलग अलग मोटी तारें बाहर निकालना कैसा रहेगा? अरे वो तो एक मैन्युफैक्चरिंग नाइटमेयर हो जाएगा। बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ जाएगा। जबकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहरी परत पर होती है तो वहां से टैप्स बाहर निकालना काफी आसान है। लॉजिकल है। और तीसरा कारण क्या बताया आपने? तीसरा कारण है लागत और आकार। लो वोल्टेज साइड पर करंट इतना ज्यादा होता है कि उसे संभालने के लिए जो तांबे की भारी बस और कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़ेंगे, उनसे OLTC का आकार ट्रांसफॉर्मर से भी बड़ा हो जाएगा। और जाहिर है कीमत भी कई गुना बढ़ जाएगी। जी, कीमत आसमान छू लेगी। ये सब जानने के बाद मुझे ये बताइए कि इस पूरी भारी भरकम मशीनरी को चलाता कौन है? क्या कोई इंसान वहां सबस्टेशन में खड़ा होकर कोई हैंडल घुमाता है? नहीं, आज के समय में ऐसा नहीं होता। इसे ऑपरेट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है मैनुअल मोड। यह हैंडल द्वारा होता है, लेकिन सिर्फ तब जब मोटर फेल हो जाए या कोई इमरजेंसी हो। ठीक है, इमरजेंसी के लिए। और दूसरा?
दूसरा है लोकल मोटराइज्ड मोड। इसमें ग्रिड इंजीनियर कंट्रोल कैबिनेट के पास खड़े होकर पुश बटन दबाकर मोटर चलाता है। और तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता होगा? हाँ, सबसे एडवांस्ड है रिमोट मोड। इसमें आरटीसीसी पैनल या एवीआर का इस्तेमाल होता है। AVR यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। जी, ये खुद वोल्टेज सेंस करता है और अपने आप टैप बदलता है। ये तो बिल्कुल गाड़ियों के क्रूज कंट्रोल जैसा हो गया, जो अपने आप स्पीड एडजस्ट करता रहता है बिना मानवीय मदद के। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत क्रिटिकल सेफ्टी टिप देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ये मशीन जितनी ऑटोमेटिक है, इसे सेफ्टी इंटरलॉक्स की उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है। सेफ्टी इंटरलॉक्स मतलब कोई खराबी आने पर रोकने के लिए? बिल्कुल। मान लीजिए फील्ड में OLTC पैनल में लगी MMR यानी मैक्रो मॉनिटरिंग रिले अगर वो ऑफ है या पीछे से फेज सीक्वेंस उल्टा आ रहा है, तो मोटर कमांड लेगी ही नहीं। ताकि मोटर उल्टी ना घूमने लगे और सिस्टम डैमेज ना हो। सही कहा। और इसके अलावा MPCB और मैकेनिकल लिमिट स्विचेस भी होते हैं। मान लीजिए AVR पागल हो जाए और लगातार कमांड देता रहे, तो 17वें टैप पर पहुंचते ही लिमिट स्विच शारीरिक रूप से मोटर की पावर काट देगा, ताकि मोटर लिमिट से बाहर जाकर ट्रांसफार्मर को ही ना तोड़ दे। कमाल की इंजीनियरिंग है। मतलब सेंसर, टाइमर, मोटर और मैकेनिकल स्विचेस का एक बहुत ही शानदार बैलेंस। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो OLTC के फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदे तो बहुत साफ हैं। हाँ, सबसे बड़ा फायदा तो निर्बाध सप्लाई है। मतलब अस्पताल और डेटा सेंटर चालू रहते हैं, हाई एफिशिएंसी मिलती है। बिल्कुल। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि इसकी उच्च लागत, मेंटेनेंस का भारी झंझट और इतनी जटिलता। लेकिन फिर भी ये पावर ग्रिड सबस्टेशंस और स्टील प्लांट्स के लिए एक जीवन रेखा है। जीवन रेखा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। हम भविष्य की तरफ भी तो देख रहे हैं ना। हाँ, भविष्य की तकनीक क्या है इसमें? भविष्य है वैक्यूम OLTC। वैक्यूम OLTC। इसमें तेल नहीं होता? बिल्कुल सही। इसमें तेल की बजाय वैक्यूम इंटरप्टर्स का इस्तेमाल होता है। वैक्यूम में आर्क बहुत तेजी से बुझती है, और क्योंकि तेल में आर्क नहीं बुझ रही, तो तेल खराब ही नहीं होता। अरे वाह, तो कार्बन बनने और मेंटेनेंस का झंझट ही खत्म। जी, जहां पुराने OLTC में 10-15 हजार ऑपरेशंस के बाद तेल बदलना पड़ता था, वैक्यूम तकनीक इसे सीधे 3 लाख ऑपरेशंस तक ले जाती है। 3 लाख? ये तो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ग्रिड की दुनिया में ये बहुत बड़ी क्रांति है। मतलब ये तो ग्रिड प्लानर्स के लिए बड़ी राहत की बात होगी। राहत भी है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। और आज के हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर जो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए मैं एक फाइनल कमांड या एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, वो क्या है? देखिए, हमेशा अपने OLTC के तेल का BDV या ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट समय समय पर कराते रहें। क्योंकि उसका टैंक छोटा होता है। हाँ, टैंक छोटा होता है और नमी या कार्बन बहुत जल्दी असर करती है। आप बस ये सोचिए, अगर उस ट्रांसफार्मर के बाहर लटके ब्रीदर में लगे सिलिका जेल का रंग बदल रहा है, तो उस छोटे से हिस्से के अंदर क्या चल रहा होगा? मतलब वो छोटा सा हिस्सा जो पूरे शहर की बिजली को स्थिर रखे हुए। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी ग्रिड की असली सेहत तय करता है। अगर वो छोटा सा OLTC फेल हुआ, तो आपके बड़े से बड़ा ट्रांसफार्मर किसी काम का नहीं रहेगा। क्या बात है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करने वाला विचार है कि ग्रिड की इतनी बड़ी स्थिरता एक छोटे से डाइवर्टर स्विच के तेल की सेहत पर टिकी है। आज की इस विस्तृत और तकनीकी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए विषय के साथ